कड़वा करेला, अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। जिंदगी से बात तू एक नहीं बहार तू, दुनिया ही बदल दो मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूनम है और मैं बीटी में काम करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रौनक है और मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम एयरफोर्स बाल भारती है। और आप जानते हैं हमारे साथ हमारा फ्रेंड भी आया है और वो है डोरेमोन। और आज हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें, खूब सारी मस्ती और एक नए टॉपिक की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक से, जो है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग यानी सार्वजनिक बोल। आप जानते हो रौनक, जब मैं बचपन में छोटी थी। अरे बचपन में तो हर कोई छोटा होता है। ओहो हाँ, बचपन में सब छोटे होते हैं। तो मैं जब छोटी थी, मैं जब स्कूल जाती थी तो मुझे भी पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। मैं भी सोचती थी कि सब बच्चे कैसे इतना जल्दी बोल लेते हैं, अच्छे तरीके से अपनी स्पीच दे देते हैं स्टेज पर, मैं क्यों नहीं दे पाती। पर जब भी मैं स्टेज पे जाती थी मैं इतना घबरा जाती थी सामने इतने सारे स्टूडेंट्स को देखकर, तो मुझे इतना डर लगता था मैं अपनी स्पीच कभी कंप्लीट नहीं कर पाती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपना ये डर ख़त्म किया और कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखा जिससे आगे मेरी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई। तो आइए अब हम उन्हीं सारी बातों को, अपनी उन टेक्निक्स जो मैंने अपनी लाइफस्टाइल में लाई, मैं सब आपके सामने आज रखूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग किसे कहते हैं। पब्लिक स्पीकिंग यानी सार्वजनिक बोल, ये एक ऐसा संचार है, एक ऐसी कला है जो लोगों के सामने आप अपनी बातों को एक मैसेज की तरह सामने रखते हो, जिसको आप बहुत इन्फॉर्मेटिव बनाते हो, एंटरटेनिंग बनाते हो, ताकि आपके सामने वाला बोर नहीं हो और एक कनेक्ट रखते हो। तो अब हम जानते हैं कि वो टेक्निक्स क्या हैं, कौन सी ऐसी 5 टेक्निक्स हैं जिनको मैंने अपने लाइफस्टाइल में इस्तेमाल किया और अब आप उन सबको अच्छे से जान सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहली टेक्निक के साथ। अब हम उन 5 टेक्निक्स के बारे में जानते हैं जो मैंने अपने लाइफस्टाइल में इस्तेमाल की हैं और जो आपके लिए ज़रूर लाभदायक होंगे। तो उसमें पहली टेक्निक है सेट द टोन, मतलब एक ऐसी शुरुआत जिससे आपके सामने जो ऑडियंस बैठी है आपके इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाए कि आपका उनका ध्यान सिर्फ आपकी तरफ ही रहे, आपकी वो पूरी बात ध्यान से सुने और उनको वो सुनने में इतना मज़ा आए कि उनको लगे काश मैं भी वहाँ जाकर ऐसे ही बात करता। दूसरी बात, अपनी ऑडियंस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम किसके सामने अपनी स्पीच देने वाले हैं, क्या मैसेज देने वाले हैं और क्या उनको वो मैसेज समझ भी आएगा या नहीं आएगा। तीसरी बात, हमें अपनी ऑडियंस के हिसाब से सही विषय चुनना होता है। तो तीसरा विषय हो गया सही विषय चुनिए। क्या विषय होगा वो हमें अपनी ऑडियंस के हिसाब से ही पता चलता है। और उसके बाद जब भी हमें स्टेज पे जाना है तो हमें कुछ बातों का ज़रूर ख्याल रखना होता है। उसमें हमें क्या करना चाहिए स्टेज पे जाके, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। 5वीं बात, जो भी काम करो जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, बार बार प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी। इसीलिए कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये कहावत बिल्कुल सही है। तो चलिए अब इन 5 टेक्निक्स की विस्तार में जानकारी लेते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी पहली टेक्निक जो है सेट द टोन, एक दमदार शुरुआत। और उसमें हमें किस बात का ख्याल रखना है, चलिए वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टेक्निक के साथ। हमारी पहली टेक्निक है कैसे हम अपने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो रौनक, आपको पता है हमें अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो पहला होता है, आप जिस भी टॉपिक पे, जिस भी विषय में
किसी के सामने अपना मैसेज रखने वाले हैं या उसके बारे में बात करने वाले हैं, कोशिश करो कि आप उसको अपना पूरी लगन से, पूरी प्रतिभा के साथ दिखाएं। जब आपका टैलेंट खुल के आता है तभी लोग आपके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ पर, रौनक, आपके अंदर क्या टैलेंट है? मेरे में एक्टिंग का टैलेंट है। ओह, इसके अंदर तो एक्टिंग का टैलेंट है, तो जरूर कोई फेवरेट एक्टर भी होगा। हाँ है, टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ, और टाइगर श्रॉफ की कौन सी फेवरेट मूवीज हैं आपकी? हीरोपंती, बागी की ऑल पार्ट्स। बागी के ऑल पार्ट्स। तो क्या हमें कोई एक डायलॉग सुनने को मिल सकता है? यस। सुनाओ। क्या करूँ यार, सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं, ये कौन सा डायलॉग है? मैंने नहीं सुना, क्योंकि मुझे टाइगर श्रॉफ की मूवीज इतनी तो पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और अब हम अगली पॉइंट पे आते हैं। वन मोर। ओके। अभी तुमने स्टार्ट किया है। अरे अभी मैंने भी स्टार्ट किया है, मुझे भी टॉपिक पे बात करनी है आगे। तो बात करते हैं कि हमें अपने टॉपिक को कैसे सिंपल बनाना होता है। जब भी किसी भी टॉपिक पे बात करें, उसको जितना सिंपल कर सके उतना अच्छा है और अपने ही टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करें। वन मोर। रौनक, यहाँ टैलेंट शो नहीं चल रहा है। प्लीज मैम, प्लीज। ओके। मेरा डायलॉग है, जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। अब इसके बाद और नहीं चलेगा, नहीं तो हम सब टॉर्चर हो जाएंगे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, वो है कि हमें आखिर में किस बात का ध्यान रखना है। तो जब भी आप कोई शुरुआत करें तो एक प्यारी सी खूबसूरत सी स्माइल आपके फेस पर होनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि आप आज उनके साथ कुछ अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टेक्निक जो था वो था कि हमें अपने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ कैसे आकर्षित करना है। तो आगे बात करते हैं अगली टेक्निक के बारे में, और वो है हमें अपनी ऑडियंस के बारे में जानना है। जितना ज़रूरी हमें एक दमदार शुरुआत की होती है, उतना ही ज़रूरी हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे दर्शक कौन हैं। अब हम ये जानेंगे कि दर्शक किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला है बच्चे। बच्चे मतलब कि आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स, आपके आसपास के और बच्चे जिनके साथ आप रोज़ खेलते हैं, या फिर आपके भाई बहन जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, या लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहुत कुछ मस्ती करते हैं। और उसके बाद अगले होते हैं हमारे पेरेंट्स। पेरेंट्स हमारे लिए हमारा फर्स्ट पार्टनर होता है, जो हमें उठना, बैठना, खाना, पीना सब सिखाता है, और जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं बात करने में, कुछ भी कहने में, नए नए एक्सक्यूजेस बनाने में। और इसीलिए हम उनसे कोई भी बात करते हैं तो बेझिझक बात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं टीचर्स। टीचर्स जो हमें खूब सारा ज्ञान देते हैं, जिनकी वजह से हम स्कूल में जाकर कुछ नया सीखते हैं। तो अब उनके साथ हम क्या कंफर्टेबल हो पाते हैं? कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं कि अरे क्या हमें टीचर के सामने बोलना पड़ेगा। कभी कभी कुछ बच्चे तो बिल्कुल आंसर आते हुए भी को जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं मैंने उसका जवाब सही भी दिया था, कहीं वो गलत तो नहीं हो जाएगा। और कुछ बच्चे बेझिझक अपनी टीचर के सामने बोल देते हैं, और कुछ बच्चों की तो कुछ कुछ फेवरेट टीचर्स भी होते हैं, है ना बच्चों? अब आगे चलते हैं एक और नई ऑडियंस के पास। जो नई ऑडियंस हमारी है वो होती है या तो हमारे और अपने रिलेटिव्स, या जैसे स्कूल के प्रिंसिपल। अगर मान लो प्रिंसिपल की विजिट हो गई हमारी क्लास में और उन्होंने किसी बच्चे से पूछ लिया कि अच्छा बच्चों, अब आपके सामने एक मैं विषय रख रहा हूँ, इसके बारे में बताओ। या मैथ्स के कोई नई सम्स आ गए और उन्होंने कहा अच्छा बच्चों, अब आपको जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो अब आपके लिए कोई और आ गया है जिनके साथ आप रोज़ बात नहीं करते हैं, कभी कभी बात करते हैं, या सिर्फ उनको एक रिस्पेक्टफुल वे से दूर से देखते हैं। इसीलिए हमें अपनी ऑडियंस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि हम किसके सामने बात करने जा रहे हैं और अपने विचार रखने जा रहे हैं। तो अब ऑडियंस के बाद अगला हमें क्या टेक्निक है जिसके बारे में पता होना चाहिए, चलिए उस पर चलते हैं। ओके रौनक, अब आप बताओ कि आपके सामने इतनी सारी ऑडियंस की इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप किसके साथ स्पीच देने में कंफर्टेबल हो गए? वो मेरे टॉपिक पे डिपेंड करता है जिस पे मैं स्पीच दे रहा हूँ। अरे बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं अपने आप ही अपनी ऑडियंस पिक कर लूँगा तो मेरे को टॉपिक कैसे पता चलेगा? तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास टॉपिक कौन से हैं और हमें क्या टॉपिक पिक करना चाहिए। तो अब उसमें हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। उसमें पहला है मेरा प्रिय खेल।
कि मुझे कौन सा स्पोर्ट सबसे ज़्यादा पसंद है और जिसके ऊपर मैं बहुत देर तक बातें कर सकता हूँ। तो रौनक, आप बताओगे आपको कौन सा स्पोर्ट सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे क्रिकेट और बैडमिंटन स्पोर्ट्स पसंद है। देखा, आपको ये भी पता होगा कि फिर उसमें आप बैडमिंटन में या क्रिकेट में कौन सा आपका फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार है? क्रिकेट में मेरा सचिन तेंदुलकर है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु। देखा, सब कुछ पता है। अगर आपको आपकी फेवरेट इन्फॉर्मेशन पता हो तो आप जल्दी से जल्दी लोगों के सामने जवाब दे देते हैं। अगला टॉपिक है द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। जिस दिन मुझे सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ मिली हो, कुछ अच्छा मिला हो। कुछ बच्चों के लिए बेस्ट डे होता है उनकी हॉलीडेज, कुछ बच्चों के लिए होता है उनका फेवरेट गिफ्ट, या कुछ बच्चों के लिए होता है बहुत ही अमेजिंग बना हुआ मम्मी के हाथ का खाना। तो रौनक, आपके लिए बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ क्या था? जब मैं गोवा गया था। ओह, जब ये गोवा गया था तो उसके लिए तो उसने अपना फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन चुना है जब गोवा गए थे। आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों को माय फेवरेट कार्टून भी बहुत पसंद होगा। तो सभी बच्चों के लिए कार्टून्स तो हमेशा ही फेवरेट रहे हैं, तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ होंगे। तो मैं फिर से रौनक से पूछती हूँ कि रौनक, आप बताओगे आपका फेवरेट कार्टून कौन है? बेन 10। बेन 10। तो बेन 10 में और कोई भी है उसके साथ, या सिर्फ बेन 10 ही है? उसके फ्रेंड्स हैं ग्वेन और केविन। ग्वेन और केविन। क्या बच्चों, आपने भी कभी बेन 10 देखा है? नहीं देखा तो जरूर देख लेना, मुझे लगता है इंटरेस्टिंग ही होगा। अच्छा रोबीमोन, आप ही बताओगे कि आपका कोई फेवरेट कार्टून है? लिटिल सिंघम। लिटिल सिंघम, क्या करता है वो लिटिल सिंघम? आटा माझी सटकली। आटा माझी सटकली। ओहो, सबको डायलॉग्स भी याद हो जाते हैं। कितना अमेजिंग है ना अपनी फेवरेट इंफॉर्मेशन देने में। आगे बढ़ते हैं। फेवरेट मूवीज। कुछ बच्चों की भी बहुत फेवरेट मूवीज होंगी। मैं बताऊं मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है? सुनना चाहोगे? नहीं, बच्चों आप ही बताओ आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, क्योंकि बड़ों के लिए और बच्चों की मूवीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। किसी को कार्टून मूवीज पसंद होती हैं, किसी को फाइटिंग वाली मूवीज पसंद होती हैं। रौनक, आपकी भी कोई फेवरेट मूवी है? यस। कौन सी मूवी है? बागी 3 और वॉर। अरे हाँ, हम ये सब पहले से जान चुके हैं, अब हमें और डायलॉग्स नहीं सुनने हैं। हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपने एक और टॉपिक पे, वो है माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा प्रिय मित्र। बचपन से ही हम जब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना, उसी समय हम ये सीख जाते हैं मेरा प्रिय मित्र। बचपन में हमारी टीचर ही हमें सिखा देती है मेरा प्रिय मित्र रौनक है। रौनक बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरे साथ ही बैठता है, मेरी ही कक्षा में पढ़ता है ना। ऐसे ही हम स्कूल में जब माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिखते थे तो यही स्टार्टिंग होती थी। तो चलो अब हम ये जानते हैं इन टॉपिक के लिए हमें किस किस बातों को हमेशा से याद रखना चाहिए। अपनी ऑडियंस के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा टॉपिक चुनोगे। जैसे अगर हम बच्चों के सामने हैं तो बच्चे कार्टून सुनने में बहुत मज़े लेते हैं, तो इसलिए कोई एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होना चाहिए बच्चों से बात करने के लिए। इसी तरह बाकी ऑडियंस के सामने ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक जिससे उनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होता रहे। लेकिन आप जब भी कोई विषय चुनेंगे, चाहे वो कितना भी इंटरेस्टिंग हो, उसकी हमेशा पूरी जानकारी रखें, पूरी रिसर्च के साथ जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आपकी पूरी तैयारी नहीं हुई है, और सामने वाला सोचेगा ये तो आधी अधूरी तैयारी करके आया है, इसको तो पता भी नहीं कि ये सब कुछ भी हो सकता है इसमें। ऐसा कब हो सकता है? जब सामने वाले को आपसे भी ज़्यादा उसी टॉपिक की जानकारी हो। तो इसीलिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार करके जाएं। एक चीज़ और, अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें कि आपने क्या अपनी ज़िंदगी में उसी चीज़ को अनुभव किया है। अगर किया है तो कैसे किया है, उनके एग्जाम्पल्स ज़रूर देना। तो आगे बढ़ते हैं कि हमें अपनी पूरी तैयारी कैसे करनी चाहिए, उचित शोध कैसे करना चाहिए। पहला, हम अपने टीचर से बात कर सकते हैं। दूसरा, हम लाइब्रेरी भी जा सकते हैं जहाँ से हमें इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास अलग अलग तरीके की बुक्स होंगी जहाँ पर डिफरेंट लोगों ने अपने ओपिनियन दिए होंगे। ऐसे ही हम किसी एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं जो उसी एरिया के लिए सबसे ज़्यादा जानकारी रखता होगा। और लास्ट में आपके पास इंटरनेट हो सकता है, और इंटरनेट से बहुत सारे यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे कंप्यूटर की ही जानकारी लेनी है,
तो कंप्यूटर के लिए मैं अपने टीचर के पास जा सकती हूँ। टीचर मुझे बता सकता है जितनी जानकारी उसके पास होगी। फिर मैं बुक्स को रेफर कर सकती हूँ जहाँ पर मुझे पूरा ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ ज्ञान लिखा होगा। मुझे अगर लाइव एग्जाम्पल चाहिए होगा तो वो मुझे सिर्फ एक्सपर्ट से ही मिल पाएगा या फिर इंटरनेट से मिल पाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या विषय उठा रहे हैं और उस विषय के हिसाब से कहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और पूरी रिसर्च के साथ अपनी स्पीच तैयार करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली टेक्निक की तरफ, जो है क्या करें और क्या नहीं। जब भी हमें कोई स्पीच देनी होती है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसके लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्या करें। उसमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप स्पीच देने जाओ तो ये ध्यान रखो आपके चेहरे पे एक खूबसूरत सी स्माइल होनी चाहिए और आप अपने जब इन्फॉर्मेशन की जानकारी लेकर आए हैं तो उसमें खुद भी उतना एंजॉय करें जितना आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस भी एंजॉय कर रही हो। अपनी आवाज़ एक बुलंद आवाज़ में रखिए, ना बहुत ज़ोर से होनी चाहिए ना ही बहुत धीरे होनी चाहिए। ऐसी आवाज़ हो कि सामने वाले को लगे कि आज तो हम कुछ नया ही सीख कर जाएंगे और खूब मस्ती भी करके जाएंगे। और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर बात करो। अगर आप मुंह लटका के बात करोगे तो सामने वाला एंजॉय नहीं कर पाएगा, वो वैसे ही रहेगा जैसे कि उसको ज़बरदस्ती बिठाया गया है और उसको बस वहाँ पर अपने शो ख़त्म होने का इंतज़ार करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी ऑडियंस के साथ एक अच्छा कनेक्ट बना के रखिए ताकि वो बिल्कुल भी बोर नहीं हो और वो आपको सुनने में बहुत ज़्यादा उत्सुक हो। जितना मज़ा आपको आएगा स्पीच देने में, उतना ही मज़ा उनको आएगा सुनने में। तो ये बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जितनी सरल भाषा में अपनी स्पीच को तैयार करेंगे और सामने प्रकट करेंगे, उतना ही लोगों को आनंद आएगा सुनने में। और ऐसे ही जितने अच्छे जेस्चर, जितनी नई तरकीबें आप लेकर आओगे, तभी आपको लगेगा कि हाँ, मेरी ऑडियंस मेरे साथ कनेक्टेड है और सच में वो एंजॉय कर रही है। तो अभी हमने जाना कि हमें क्या करना चाहिए। अब हम जानते हैं हमें क्या नहीं करना है, कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमें दूसरों के सामने नहीं करनी है। तो पहला, आपके सामने आपके नोट्स नहीं होने चाहिए कि जो आपने स्पीच अपने साथ तैयार करी है वो कभी भी लोगों के सामने नहीं दिखनी चाहिए। आप उसको देख कर नहीं पढ़े। अगर मैं अपने सामने अपनी स्पीच रख के सिर्फ उसी को देखूंगी तो लोगों को लगेगा कि ये तो सिर्फ स्पीच पढ़ के चला जाएगा, हमारे साथ कैसे कनेक्ट बनाएगा, ये क्या करेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो। पूरी तरीके से पूरी तैयारी से जाओ। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगर कॉन्फिडेंटली जाओगे, सामने वाला तभी खुश होगा और वो आनंद ले पाएगा। और जब भी आप ऑडियंस के सामने स्पीच दे रहे हो तो आपके हाथ कभी भी आपकी पॉकेट में नहीं होने चाहिए। बिल्कुल भी ऐसे करके नहीं खड़े होना चाहिए, तो सामने वाले को लगेगा कि ये तो कॉन्फिडेंट ही नहीं है, ये तो घबरा रहा है, तभी इसका हाथ इसकी पॉकेट में है। सामने ये बिल्कुल तरीके से बात कर ही नहीं पाएगा। और कोई भी बात करनी हो, बहुत जल्दी नहीं करनी है, बहुत धीरे नहीं करनी है। मतलब आपकी आवाज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, मैं तो ऐसे कर रहा था, मैं तो वैसे कह रहा था, ये नहीं होना चाहिए। तो एक बुलंद आवाज़ के साथ आपको अपनी स्पीच देनी है, ठीक है। और आपको ये सब बातें अगर अच्छे से ज्ञात हो जाएंगी तभी आप अपनी स्पीच पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर पाएंगे। तो अब हम जानते हैं हमारी आखिरी टेक्निक। आप जानते हैं ये आखिरी टेक्निक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। अगर हमने इस टेक्निक के बारे में नहीं जाना तो हमारी पहले की डिस्कस करी हुई 4 टेक्निक बिल्कुल ख़राब जाएंगी। तो अब हमें ये याद रखना है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और क्या होगा प्रैक्टिस करने से? एक प्रैक्टिस करने से आपके अंदर का डर निकल जाएगा और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। तो रौनक, अब आप बताओ कि आपने इन सब टेक्निक्स को सुनकर, उनकी जानकारी लेके अब आपको कैसा लग रहा है? मेरे को उन सब टेक्निक्स को सुनकर बहुत अच्छा लगा और एंजॉय करा। बहुत अच्छे। तो रोबीमोन, क्या आपने भी एंजॉय किया? हाँ, देखो रोबीमोन ने भी एंजॉय किया। तो बच्चों, उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए थैंक यू। स्वस्थ रहो, खुश रहो। Hi everybody, how are you all doing? My name is पावनी खंडेलवाल। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से हूँ जिसका नाम है मथुरा, जहाँ पे भगवान कृष्ण का बर्थ भी हुआ था। आज से 3 साल पहले मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी थी
जिसका नाम आजकल बहुत फेमस हो गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस कंपनी का नाम बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम सुना है ना आप सबने? हाँ जी, तो मेरी कंपनी का नाम भी है आत्मनिर्भर स्कूटर ड्राइविंग स्कूल फॉर वुमेन। आज की डेट में आत्मनिर्भर बहुत सारे शहरों में है और बहुत सारी महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाते हैं। पर इसकी सबसे खास बात यह है कि मैंने आज से 3 साल पहले जब ये कंपनी स्टार्ट करी थी तब ऑलमोस्ट 0 इन्वेस्टमेंट के साथ ये कंपनी स्टार्ट करी थी। मुझे लगता है कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, आगे जाके स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो मैं आज आपकी मास्टर क्लास लेने वाली हूँ कि किस तरह से हम, अगर हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट ना हो करने के लिए, तो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट भी एक बिजनेस, एक स्टार्टअप कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें आपको लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, मनी नहीं है या किसी और तरह का कैपिटल नहीं है, तो उस बिजनेस में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप करने जा रहे हैं वो आप खुद हैं, राइट? अगर आप उस बिजनेस में पैसे नहीं लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं या और किसी तरह का कुछ भी कैपिटल उस बिजनेस में आप इन्फ्यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस बिजनेस का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं। अगर आप कभी भी ऐसा बिजनेस करें जिसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं लगा पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा बिजनेस करें जिसमें आप खुद अच्छे हो। जब मैं कॉलेज में थी तो मैं बहुत सारे बच्चों से मिलती थी जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते थे, पर वो हमेशा परफेक्ट मोमेंट के लिए वेट कर रहे थे। ऐसा मोमेंट जब सब कुछ एक साथ स्टार्ट हो जाएगा और एकदम से उनकी बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हम अगर कुछ स्टार्ट करें तो बड़ा ही शुरू करें। हम छोटे से भी शुरू करके उसको बड़ा बना सकते हैं, राइट? हमारे पास ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। आज आप सब Amazon कंपनी को जानते हैं। Amazon आज पूरी दुनिया भर में ऑनलाइन हर चीज डिलीवर करती है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, कपड़े हो, या मोबाइल फोन हो, टीवी हो जिसपे आप ये देखते हैं, सारी चीजें, राइट? लेकिन जब Amazon ने स्टार्ट करा था तो एक गराज से स्टार्ट करा था और उस वक्त वो बस खाली बुक्स सेल करते थे। तो मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात समझने के लिए कि बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो। जब तक हम इस चीज को दिमाग से निकालेंगे ही नहीं, तब तक हम ये सोच नहीं पाएंगे कि किस तरह से हम ऐसा बिजनेस करें जो कि बिना इन्वेस्टमेंट के भी हो पाए। पर बात आती है अगर बिजनेस स्टार्ट करने की, तो हम कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगी मेरी स्टार्टअप की स्टोरी, जो मैंने आपको बताया आत्मनिर्भर है और जो कि हमने आज से 3 साल पहले विदाउट मच इन्वेस्टमेंट शुरू करा था, ठीक है? तो बात कुछ ऐसी थी, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वैसे मैं मथुरा की हूँ, पर जब आत्मनिर्भर स्टार्ट हुआ था तब मैं पुणे में रह रही थी और एक दिन मेरी मदर से बात हो रही थी जिन्होंने स्कूटी चलाना सीखा था और बात होते होते मुझे रियलाइज हुआ कि यार बहुत सारी लेडीज हैं एक्चुअल में जिन्हें साइकिल नहीं चलानी आती और जो स्कूटी सीखना चाहती हैं। तो मैंने सोचा कि इन लोगों को कैसे स्कूटी चलाना सिखाई जाए। तो जो सबसे पहला आइडिया आया मेरे दिमाग में वो ये था कि चलो यहाँ से एक आधी महीने में वापस अपना यहाँ का काम खत्म करके मथुरा चलते हैं। वहाँ पर हम एक ऑफिस स्टार्ट करेंगे, हम कुछ स्कूटी खरीदेंगे और एक स्कूटी ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट कर देंगे। पर फिर मैंने इस बारे में और सोचा क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि आइडिया तो सुनने में अच्छा है, पर व्हाट इफ ये आइडिया काम ही नहीं कर रहा, व्हाट इफ लोगों को नहीं सीखनी स्कूटी। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ, बिजनेस कर रहे हैं हम तो रिस्क तो है और मुझे इस रिस्क को मिनिमाइज करना है। तो मैं इस बिजनेस को कम से कम इन्वेस्टमेंट में करना चाहती हूँ। तो मैंने कम से कम इन्वेस्टमेंट में क्या करा कि सबसे पहले मैंने अपनी ब्रांड बनाई आत्मनिर्भर के नाम से, ठीक है? पुणे में बैठे बैठे मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल करा और उनके जिनके ऑलरेडी ऑफिसेस थे उनको एक फॉर्म बना कर दिया कि जो भी लोग स्कूटी सीखना चाहेंगे वो आपके पास आके फॉर्म भरेंगे और कुछ पेमेंट देंगे, तो आप उस फॉर्म और पेमेंट को रख लीजिएगा, ठीक है? मेरे पास ऑलरेडी फोन और सिम तो था ही। हमने प्री बुकिंग स्टार्ट करी और प्री बुकिंग एक ऐसी चीज है जो आज के टाइम पे बहुत फेमस है। हम उसे क्राउड फंडिंग के नाम पर भी आजकल लोग बोलते हैं।
किक स्टार्टर और इंडिगोगो जैसी वेबसाइट्स हैं जहां पर लोग अपने प्रोडक्ट्स को बनने से पहले ही बेच देते हैं, बस एक कंसेप्ट के थ्रू। तो हमने भी कुछ ऐसा ही करा। हमने लोगों को बताया कि हम एक स्कूटी ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जहाँ पे एक फीमेल ट्रेनर होगी, एक महिला ट्रेनर होगी और वो महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाएगी। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि बहुत खुश हो गई है जान के कि एक फीमेल ट्रेनर है जो उनको स्कूटी चलाएगी, और वो कॉल्स पे कॉल्स करने लगी। वो कॉल्स करती कि हमें भी सीखनी है, हमें भी सीखनी है। तो हमने उन्हें कहा कि हाँ, हम स्टार्ट करने वाले हैं, पर आप हमें ट्रस्ट कर सकते हैं, ये हमारा फ़ोन नंबर है, ये हमारा एड्रेस है। और उन्हें कहा कि आप जा सकते हैं, आप ऑफिस में देख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ थे मेरे फ्रेंड्स के जो काम करते थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन करा। मैं मथुरा में थी भी नहीं उस वक्त, मैं पुणे में थी, पर कोलैबोरेशन के थ्रू, मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, और हेल्प मांगी मैंने उन लोगों से और उन्होंने करी हेल्प, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ, ये कुछ अच्छा करना चाहती है और उन्हें लगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजन है। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। एंड जैसे जैसे लोगों ने उसके बारे में जानना चालू करा, कुछ ही दिनों में हमारे पास बहुत सारे लोग आए जिन्होंने फॉर्म भरा और एडवांस फी देके रजिस्ट्रेशन भी करा। इससे हमारे पास थोड़ा सा सम ऑफ अमाउंट इकट्ठा हो गया इन एडवांस रजिस्ट्रेशन के थ्रू। अब इसी सम ऑफ मनी से हमने क्या करा, अखबार में एड डाला ट्रेनर्स के लिए। आप देखते होंगे कि अखबार में एक पेज होता है, जॉब रिक्वायरमेंट्स, बेसिकली क्लासिफाइड्स का जो पेज होता है। तो क्लासिफाइड के पेज में हमने भी एक ऐड डाला कि हमें ऐसी महिलाओं की जरूरत है जो स्कूटी चलाना जानती हूँ। कुछ ही दिनों में हमारे पास बहुत सारी महिलाओं के कॉल्स आए। बहुत सारी ऐसी लेडीज थी जो जॉब ढूंढ रही थी और जो स्कूटी सिखाने में बहुत इंटरेस्टेड थी। तो हमने ऐसी लेडीज को फिर फोन पे इंटरव्यू लिया और इनमें से भी हमने उन लेडीज को रखा जिनके पास खुद की स्कूटी ऑलरेडी थी। तो एक तरह से हमारा एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कम हो गया और वो अपनी स्कूटी से सिखाने के लिए रेडी थी। तो इससे क्या हुआ, हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बच गया। तो ना तो हमारा ऑफिस अभी तक लगा, ना हमारे व्हीकल अब तक लगे, और जो भी हमने अभी तक मार्केटिंग में खर्चा करा वो हमने ऑलरेडी जो है प्री बुकिंग्स के थ्रू, एडवांस बुकिंग्स के थ्रू कस्टमर से लिया, जिससे कि हमारी रिस्क और मिनिमम हो गई। अगर आप एक बैनर लगवाएंगे बाहर या पैम्फलेट छपवाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, पर अगर आप अपना एक फेसबुक पेज बना देंगे, अगर आप गूगल पे अपनी लिस्टिंग करेंगे, इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाएंगे, और अब तो आप टिकटॉक पे भी अपना खुद का चैनल बना सकते हैं, तो इन सब में आपकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी। मोबाइल फ़ोन आपके पास ऑलरेडी है और इंटरनेट कनेक्शन भी आपके पास ऑलरेडी है। तो बात आती है लोगो कैसे बनाएं। तो मैंने जब लोगो बनाया तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि जब हम महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है। तो मेरे दिमाग में आया कि उन्हें इंडिपेंडेंट फील होता है, उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा। तो मैंने गूगल पे सर्च करा कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका मतलब होता है इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट। तो उसमें वर्ड आया आत्मनिर्भर। मैंने तुरंत देखा www.atmanirbhar.com अवेलेबल है या नहीं है, और अवेलेबल था। और आप विश्वास मानिएगा कि उस वक्त ओनली 249 रुपीज में आत्मनिर्भर.com के डोमेन नेम मैंने खरीदी। उसके बाद फिर wix.com करके एक वेबसाइट होती है जिसपे आप खुद अपने लैपटॉप और इंटरनेट से वेबसाइट बना सकते हैं और बहुत ही इजी होती है। तो मैंने उस पर जाके वेबसाइट बनाई और बहुत ही कम कॉस्ट में मेरी वेबसाइट बन गई। सिमिलरली जो लोगो मैंने बनाया था उस लोगो को यूज करके, जो लोगो मैंने canva.com पे बनाया था, कैनवा उसकी एक ऐप भी होती है जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप खुद अपने फोन पे उसको डाउनलोड करके लोगो बना सकते हैं। कैनवा की जैसी और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जिसपे आप लोगोज और डिजाइन्स बना सकते हैं। तो उन्हें यूज करके हमने लोगो बनाया और डिजाइन्स बनाए और अपने पेज पर अपलोड करे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे अपलोड करा। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कॉन्स्टेंटली ढूंढ रहे थे स्कूटी ड्राइविंग स्कूल अपने लिए, तो जब भी वो ढूंढते थे उनको आत्मनिर्भर का लिस्टिंग दिखता था और वो खुद हमें कांटेक्ट करते थे। तो इस तरह से करके धीरे धीरे करके हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी। मार्केटिंग में हमने ऑलमोस्ट 0 खर्चा करा। ट्रेनर्स को हायर करने में हमने थोड़ा बहुत स्पेंड करा, पर वो भी हमारा एडवांस बुकिंग्स में से निकल आया। और ऑफिस में हमने तब तक खर्चा नहीं करा जब तक हमारे पास इतना कैश था कि हम खुद का एक ऑफिस रेंट कर सके और उसमें फर्नीचर वगैरह का सेटअप कर सके, राइट। तो इस तरह से आत्मनिर्भर की स्टार्ट हुई।
और धीरे धीरे करके आज एक शहर से स्टार्ट हुआ, जो मथुरा से हमने स्टार्ट करा था 3 साल पहले, आज वो 7 शहरों में है। 5,500 महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखा चुका है। हमारे 150 से ज़्यादा लगभग एम्प्लॉयज़ हैं जो फीमेल स्कूटी ट्रेनर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। हर सिटी में हमारे ऑफिसेज हैं। पर जब हमने स्टार्ट करा था तो हमारे पास ये कुछ भी नहीं था, बस एक ट्रेनर थी, स्कूटी भी उसकी खुद की थी और ऑफिस भी नहीं था। जो फॉर्म हम लोगों से साइन कराते थे वो एक सिंपल ब्लैक एंड वाइट 1 रुपये का जो फोटोकॉपी होता है वो होता था। तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से हमने स्टार्ट करा, ऑलमोस्ट 0 इन्वेस्टमेंट से। और इसी तरह से आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर इस पूरी चीज में हमें एक जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि जब हम लोगों को बता रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में, तो अपनी खुद की कहानी बताना बहुत जरूरी है। जो आपकी स्टोरी है वो बताना बहुत जरूरी है। आज भी जब हम लोगों को बताते हैं आत्मनिर्भर के बारे में, तो हम उन्हें बताते हैं कि आत्मनिर्भर की शुरुआत क्यों हुई और कैसे हुई। इसीलिए क्योंकि मेरी मदर को साइकिल चलाना नहीं आता था और वो स्कूटी चलाना सीखना चाहती थी। और जब उन्होंने स्कूटी चलानी सीखी तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उनके पंख लग गए हैं। तो जैसे ही मैं लोगों को ये स्टोरी बताती थी तो लेडीज को लगता था कि हाँ, हम भी ऐसा ही फील करते हैं, हम भी पंख चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस को फील करें। और वो स्टोरी से रिलेट कर पाते थे। तो बिजनेस का भी एक जो सबसे बड़ा असेट होता है, आपको पता है असेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। एक अच्छे बिजनेस का जो सबसे अच्छा एसेट होता है, एक तो होते हैं आप और एक होता है आपकी स्टोरी, जिस वजह से आपने वो स्टार्ट करा। तो अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बनाइए, एक पावरफुल स्टोरी, और उस स्टोरी को लोगों तक पहुंचाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सोचने से पहले कि आपको वो स्टोरी पूरी दुनिया को बतानी है और पूरी दुनिया आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करे, सबसे पहले आप वो स्टोरी अपने खुद के फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को बताइए और उन लोगों को कन्विंस करिए आपके बिजनेस का कस्टमर बनने के लिए। सबसे बड़ा जो लेसन है मुझे लगता है इस पूरी स्टोरी में, वो ये है कि एक बिजनेस को क्रिएट करने के लिए हमें बस एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के बारे में सोचना है, एक लॉन्ग टर्म विजन लेके सोचना है। इसका मतलब क्या है? जब हमने आत्मनिर्भर की शुरुआत करी तो बिना ऑफिस की शुरुआत करी, है ना। हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं था, जितना भी अमाउंट आता था वो सीधा हमारी पॉकेट में आता था, हमें किसी को सैलरी नहीं देनी पड़ती थी। तो अच्छा था, जितने भी पैसे आते थे सीधा खुद के पास आए। पर अगर मैं वो सारे पैसे खुद ही खर्च कर देती उसी वक्त, तो मैं वापस अपने बिजनेस में कुछ री इन्वेस्ट नहीं कर पाती। अगर मैं बिजनेस में वापस कुछ री इन्वेस्ट नहीं करती तो वो बिजनेस ग्रो भी नहीं होता। तो कई बार क्या होता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और खास करके जब हम छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें प्रॉफिट भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। पर फिर भी हमें ये इंश्योर करके चलना है कि उस छोटे से प्रॉफिट में भी हम सारा की सारा खर्च ना करें। उसका कुछ हिस्सा हम कंटिन्यूसली बिजनेस में लगाते रहे। जब आप उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा कंटिन्यूसली वापस बिजनेस में डालते रहेंगे, है ना, तो आप देखेंगे कि बिजनेस धीरे धीरे करके ग्रो होना चालू होगा और उसके प्रॉफिट मार्जिन भी धीरे धीरे ज्यादा होने लगेंगे। आज के लिए आपके पास जो होमवर्क है वो ये है, आपका जो बिजनेस आइडिया है, एक बिजनेस आइडिया सोचिए जो आप फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करना चाहते होंगे। अगर मैं आपको 10 लाख रुपए दूं तो आप उस बिजनेस को कैसे करेंगे, एक प्लान बनाइए, ठीक है। पर अगर मैं वो 10 लाख रुपए आपसे वापस ले लूं तो क्या आप उस बिजनेस को बंद कर देंगे या फिर भी उस बिजनेस को चालू रखेंगे? तो 0 इन्वेस्टमेंट के साथ उस बिजनेस को कैसे करेंगे आप, उसका एक प्लान बनाइए। तो एक नोटबुक के 2 तरफ, एक तरफ हाउ टू डू द बिजनेस विद 10 लाख रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ हाउ टू डू द बिजनेस विद 0 रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हमें आज के लिए होमवर्क है, हमें एक बिजनेस प्लान बनाना है 2 तरह से। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस एक्टिविटी और आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा इस एक्टिविटी को करने में। सो गुड लक एंड स्टे सेफ। बाय बाय। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है
9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीप्ति झांग्यानी है और मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कि आप घर में या अपने आजू बाजू में कैसे आसानी से आपके मनपसंद सब्जी, तरकारी, फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स उगा सकते हो। हरियाली तो सबको बहुत पसंद होती है ना? और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे झाड़ उगाना। और इस हरियाली में और बहुत सारे प्राणी खुश रहते हैं। जैसे मधुमक्खी को फूल बहुत प्यारे लगते हैं, वैसे ही आकाश को नीला रहना बहुत प्यारा लगता है। और अगर ये झाड़ हमें कुछ सब्जी, तरकारी, फल फूल दे तो सुहाना हो गया, है ना? तो चलो सीखें। और क्यों ना हम हमारे मम्मी पापा को मदद करें, ऐसे हरी भरी टोकरी हमारे ही उगे हुए सब्जियों को लेकर किचन में कुछ नया बनाएं। सबसे आसान चीज़ों से शुरू करते हैं। ये प्याज मैंने लिया है और इसे बाहर के सेक्शन से 2 जो पत्ते हैं वो काटे हुए हैं और अंदर के 2 मैंने छोड़े हुए हैं। अभी इसे हम आधा गिलास पानी में रख देंगे और 3 या 4 दिन के लिए उगने देंगे। 3 या 4 दिन के बाद इतने बड़े पत्ते हो जाते हैं और उसके मूल भी बन जाते हैं। तो आप या तो पानी में ही उगाइए या तो आप इसे मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो फिर आपको और भी प्याज और भी हरा मिल जाएगा। ये सबसे आसान हुआ। इसी तरीके से आप लहसुन भी उगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ एक लहसुन उगाया है और इसे मूल भी आ गया है और हरा भाग भी आ गया है। इसी तरीके से आप हल्दी और अदरक भी उगा सकते हो। ये सभी चीज़ें, आलू, प्याज, अदरक, हल्दी, लहसुन आप घर में उगा सकते हो और जो उसका हरा भाग है वो आसानी से खा सकते हो और जो मूल है वो 5 से 6 महीनों में आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आप घर में भिंडी, गवार ऐसे अनेक किस्म के झाड़ उगा सकते हो और आपको बहुत बड़ा जगह नहीं चाहिए। सिर्फ एक इतने से 10 या 12 इंच की कुंडी में आप उगा सकते हो। जैसे मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, ये है मेरा पालक जो आज मैं साग बनाऊंगी इसका। आलू तो सबका फेवरेट होता है। इसे भी आप जैसे हमने लहसुन और प्याज उगाया था वैसे ही आप पहले पानी में डाल दीजिए। उसका मूल और उसका जो हरा पत्ता निकलता है उसे निकलने दीजिए और उसके बाद आप उसे मिट्टी में डाल सकते हो। मिर्ची तो हम
हर सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए इसे भी उगाना सीख जाते हैं। मिर्ची को उगाने के लिए आप किसी भी कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये दही का कंटेनर या ये नारियल। किसी भी कंटेनर में आप सिर्फ नीचे की तरफ देखिए कि एक होल बन जाए। यहाँ पे मैंने एक होल बनाया है, बस इससे आप मिट्टी में भर दीजिए। मिट्टी भरने के बाद आप इसमें 1 या 2 बीज डाल दीजिए। देखिए मैंने ये एक मिर्ची सुखा लिया है, तो इसी सूखी मिर्ची से हम 1 या 2 बीज ले लेंगे। ये जो सूखी मिर्ची का बीज है, मैं 1 या 2 इस पॉट में डालने वाली हूँ। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि बहुत सारे बीज एक होल में नहीं डालना है, क्योंकि फिर उससे झाड़ अच्छी तरह से नहीं उगेंगे। तो मैंने उस होल में 1 बीज डाल दिया है, इस होल में भी 1 या 2 बीज बस, और इसे जेंटली कवर कर दीजिए। अब आपको इसे हर दिन आधा गिलास पानी देना है। सिर्फ 7 से 10 दिन में आपको ऐसे मिर्ची के झाड़ दिखने लगेंगे और 1 महीने के अंदर अंदर आपको फूल भी लग जाएंगे और इसी फूल में से आपको मिर्ची मिल जाएंगे। मुझे दूधी, ककड़ी, करेला, टिंडली का बहुत शौक है, और क्या आप जानते हो कि आप ये सब अपने विंडो के ग्रिल में बहुत आसानी से उगा सकते हो। और इसका जो है बीज आप किसी भी मार्केट के करेले या दूधी के बीज में से निकाल के उसे ही उगा सकते हो। ये मैंने नारियल को मेरे घर में बने हुए कंपोस्ट से भर दिया है, और आपको इसमें एक छोटा सा होल करके एक करेले के बीज को इसमें डाल सकते हो। इसी तरीके से आप ककड़ी, दूधी, पम्पकिन जैसे अनेक किस्म के गोड्स और कुकुरबिट जो बोलते हैं उनको उगा सकते हो। मैंने यहाँ पे पम्पकिन भी लेके आई हूँ। पम्पकिन के भी जो बीज होते हैं, आप सब्ज़ी मंडी में जाके ऐसे पम्पकिन खरीद के ये बीज आप इसमें बिजो के उगा सकते हैं। उसके बाद आपको हर दिन आधा गिलास पानी देना है, और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका करेला का झाड़ उगने लगेगा, और 1 महीने के अंदर आपको आपका पहला करेला मिल जाएगा। सिर्फ 1 या 2 बातें आप ध्यान में रख दीजिए। झाड़ को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, आधा या मैक्सिमम 1 गिलास काफ़ी रहता है अगर आप ऐसे 10 या 12 इंच की कुंडी में उगा रहे हो। दूसरी बात, हर 10 दिन में आपके झाड़ को कुछ खाना दीजिए। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही झाड़ को भी पोषण के लिए खाना चाहिए होता है। झाड़ का खाना मैन्योर, खत या कंपोस्ट होता है, तो उसे 1 मुट्ठी भर, ऐसे 1 मुट्ठी भर कंपोस्ट झाड़ में आप डाल सकते हैं। इससे आपका झाड़ घना रहेगा और आपको भी बहुत सारा फल और फूल और सब्जी देगा। अब मैं आपको एक चैलेंज देने वाली हूँ। क्यों ना आप भी आपके घर में ऐसे सब्जी तरकारी उगाएं। तो जाइए अपनी किचन में जाइए और किसी भी किस्म के बीज लीजिए, या तो बीन्स हो या तो चौली हो या तो जो भी मैंने आपको आज सिखाया, उसी 1-2 बीज को कुंडी में डाल के उगाना सीखें। और जब आपका झाड़ अच्छी तरह से उगेगा और आपको फल या फूल मिलेगा तो आप हमें उसका फोटो भेजना ना भूलना। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है
21961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रुक ही नहीं पाते, जिनको हर चीज में घाई, हर दिन जल्दबाजी, जैसे आपके पीछे कोई मोटर लगी हो चाबी वाली, और फिर इस घाई और जल्दबाजी में हो जाती है छोटी मोटी गड़बड़ी। आपको चाहिए थोड़ा सा सब्र, दिन में 2 बार, खाने के बाद सुबह और शाम। 1960 में एक बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट किया गया कुछ बच्चों के साथ। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था द कुकी चैलेंज। यहाँ पे उन्होंने लगभग 20 बच्चे इकट्ठा किए, 5 साल से लेके 10 साल की उम्र तक, और सब बच्चों को अलग अलग रूम में बिठाया अकेले, और फिर हर एक कमरे में एक इंसान गया एक बहुत बढ़िया सी कुकी यानी बढ़िया सा बिस्किट लेके, और उन्होंने बच्चों को बताया कि मैं ये बिस्किट यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, ये बिस्किट तुम्हारे लिए ही है, लेकिन अगर तुम थोड़े वक्त तक रुक जाओ तो मैं वापस आके तुम्हें 2 बिस्किट दूंगा, और अगर तुम नहीं रुक पाते तो तुम इसको खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे लिए ही है। या तो तुमको 1 बिस्किट मिलेगा और रुक गए तो 2। अब इस एक्सपेरिमेंट का कमाल देखिए, जब वो वापस आए 10 मिनट के बाद, तो कुछ बच्चे ऐसे बिस्किट को पकड़ के सूंघ रहे थे, कुछ और बच्चे थोड़ा थोड़ा बिस्किट को खुरेद के चख रहे थे, और कुछ बच्चे ऐसे करके बैठ गए थे कि हमें तो बिस्किट को देखना ही नहीं है क्योंकि हमें 2 चाहिए। एक्सपेरिमेंट यहाँ खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट की थी, उन्होंने इन बच्चों को 1960 से लेके 1980 मतलब 20 साल तक इनके प्रोग्रेस को देखा था, और ये देखा गया कि जो बच्चे थोड़ा सा सब्र करके बैठे थे, उनका एकेडमिक्स यानी उनकी पढ़ाई, उनकी नौकरी, उनकी कमाई, उनका डिसिप्लिन, उनकी हेल्थ दूसरे बच्चों से कई ज्यादा बेटर था। अमेजिंग है ना? थोड़ा सा सब्र हम सबके लिए क्या क्या कर सकता है। तो ये सब्र यानी पेशेंस हम क्यों नहीं रख पाते? शायद हमारे दिमाग में कुछ उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। ये ख्याल आ सकता है कि कल किसने देखा है यार, ये लोग देंगे या नहीं देंगे, क्या पता, जो अभी मिल रहा है वो अभी लूट लो, या बस बोर हो जाता है वेट करने के लिए, इसलिए सब अभी का अभी चाहिए। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक लड़का है और उसने बहुत बढ़िया सी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है और उसको बनानी है उसकी पिक्चर। तो अभी वो जाके अपने पापा से बात करता है, पापा पापा मैंने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, मैं आपको सुनाऊं? और जब वो अपने पापा को स्क्रिप्ट सुनाता है तो उसके पापा बोलते हैं, वाह वाह क्या स्क्रिप्ट है, मजा आ गया। फिर जाके वो अपने दोस्तों को सुनाता है कि यार मैंने बहुत बढ़िया सी स्क्रिप्ट लिखी है, सुनो इसे। और सब दोस्त भी उसके लिए ताली बजाते हैं, क्या बढ़िया स्क्रिप्ट है, सुपर हिट पिक्चर, एकदम बना बना बिंदास, तू तो हीरो हो जाएगा। ऐसे करके वो अपनी स्क्रिप्ट 5-6 लोगों को सुनाते जाता है। और फिर जब 5-6 महीने के बाद लोग उससे पूछते हैं, अरे भैया तुम्हारी पिक्चर का क्या हुआ? तो ये बोलता है, अरे हाँ वो तो बन रही है, देखता
हूँ, अभी टाइम नहीं मिला, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया। पता है यहाँ गड़बड़ क्या हुई? इस भाई साहब को सबको स्क्रिप्ट सुना के तभी के तभी इतनी ज्यादा वाहवाही मिल गई तो उसी से दिल खुश हो गया। अभी पिक्चर बनाने की मेहनत कौन करेगा? तो ऐसे ही जब हम सब्र नहीं रख पाते, थोड़ा रुक नहीं पाते, तो हमारे सारे काम आधे अधूरे टुकड़ों टुकड़ों में रह जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है? इस कुकी चैलेंज को याद रखना है। अगर आप थोड़ा सा सब्र कर पाए, रुक पाए, तो आपकी तरक्की दुगनी हो जाएगी। थोड़ा सा लोगों पे और भरोसा करें, अपनी मेहनत कुछ और लगाएं, घाई में ना रहे, सब कुछ अभी का अभी चाहिए, इसको छोड़ दे साइड पे। क्यों? क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक।